हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि पेन नोटबुक लेकर बिल्कुल फ्रेश होके अच्छे उसमें बैठे होंगे आप, अच्छे पोस्चर में, अच्छे जगह, अच्छे तरीके से सेट करके चीज़ों को। ठीक है। इन वीडियोस को ऐसे लेटे लेटे या इस तरीके से नहीं देखना, नहीं तो आपका टाइम भी लग जाएगा और ये प्रोडक्टिव नहीं होगी। बढ़िया तरीके से देखना। जब पढ़ाई करो तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, जब एंटरटेनमेंट करो तो अच्छे से एंटरटेनमेंट करनी है। दोनों चीज़ें दिल खोल कर करनी है जब भी करनी। ठीक है। तो अभी ये कंसेप्ट लेक्चर 3 है रेशियो का। यहाँ पर हम जिस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है मर्जिंग रेशियोज। जब मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा इसका नाम क्यों है। ठीक है। मतलब ये मान लो ये रेशियो की जान है एक हिसाब से। रेशियो को अगर हम दूसरे टॉपिक्स के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होएगा। और ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, परसेंटेज के अंदर भी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी, है इंटरेस्ट के अंदर भी मैं सिखा चुका हूँ। फिर भी मैं बेसिक को एक बार फिर से कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस के अंदर, और फिर रेशियो के अंदर जो ये यूज़ होता है उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक बार ये बताइए मुझे, यदि ए रेशियो बी 4:5 है और बी रेशियो सी 2:3 है, तो इसने हमसे पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो देखो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना कि यहाँ पर जो चीज़ है यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 है, लेकिन दोनों जगह पर ये जो चीज़ है वो सेम ही चीज़ है, वो बी ही है, सेम वेरिएबल है। तो हम इन दोनों रेशियोज को मर्ज कर पाएंगे। कब मर्ज कर पाएंगे? अगर हम बी की वैल्यू सेम कर दें। और बी की वैल्यू को सेम करने का सिंपल सा तरीका है कि वहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस रेशियो को। हम सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं किसी भी रेशियो को, रेशियो तो बदलेगा नहीं उससे। और यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, उससे क्या होएगा? उससे यहाँ पर भी 10 बन जाएगा, 2 5 10, वहाँ पर भी 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ पर भी मैंने 5 और 2 को इकट्ठा कर दिया, यहाँ पर भी मैंने 5 और 2 को इकट्ठा कर दिया बी की जगह पर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी 2 चौके 8 और बी की वैल्यू आ जाएगी 2 5 10। यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10 और सी की वैल्यू आ जाएगी 5 3 15। तो होएगा क्या? दोनों जगह पर बी की वैल्यू जो है वो सेम हो गई। अब मैं तीनों रेशियोज को इकट्ठा लिख सकता हूँ। अब मैं इन वैल्यूज को यूज कर सकता हूं तीनों रेशियोज को इकट्ठा लिखने में। ठीक है जी, 8 10 और 15। तो ये इसका बेसिक है जो हम पहले भी कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में, पहले भी हम इस चीज़ को यूज़ कर चुके हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं ये मैंने आपको भी बता दिया। बिकॉज ये सेम वेरिएबल है तो दोनों जगह अगर हम इसकी वैल्यू सेम कर देंगे तो फिर आप इनको ऐसे लिख सकते हो। अगर आपसे कोई A:C का रेशियो भी पूछे तो भी आप बता पाओगे यहीं से कि अच्छा 8 और 15 है, क्योंकि हमें पता लग गया अगर A 8 है तो B 10 है और B 10 है तो C 15 है। अब मैं इनको कैसे भी यूज़ करूँ? ठीक है। अब मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ आपस में, बिकॉज जो कंडीशन थी वो मैंने सेटिस्फाई कर दी। B को दोनों जगह सेम मैंने रखना चाहिए था, वो मैंने रख दिया। ठीक है। ऐसे ही हम कितने ही रेशियोज को मर्ज कर सकते हैं। तो इन रेशियोज को मर्ज करने के कई तरह के आपको ऐसे डायमंड का स्ट्रक्चर वो सारी चीज़ें भी मिल जाएगी, लेकिन उनको यूज़ नहीं करना है, वो दिमाग में नहीं रहेंगे। एग्जाम में जाकर आप यही करोगे, तो क्यों ना इसी की हम तेज प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर ABCD लिखना है, तो ABC तो मैं यहीं से देख देख के ही लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर B की वैल्यू बताओ क्या है 3 और यहाँ पर B की वैल्यू क्या है 5। तो क्यों ना मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 दूनी 10 5 3 15, और वहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 5 15 जो कि मैं लिख चुका हूँ, 3 ने में 27। तो ABC आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है C और D, तो C की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये नहीं है कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो। कंसेप्ट ये है कि इन दोनों को सेम करना है C को। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है? एक्चुअल में हम इनका एलसीएम ले रहे होते हैं। 27 और 6 किससे मल्टीप्लाई करूँ कि सेम बन जाए? 27 दूनी 54, 27 और 6 का एलसीएम क्या है 54, 54। यहाँ पर मैं डबल करूँगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा सभी को, तो 20 30 और 54 कर सकता हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 54 बन जाए? 9 से। 9 6 54 जो कि मैं लिख चुका हूँ, 9 7 63 अभी लिख देते हैं। तो ये डी की वैल्यू आ गई।
तो आप सिर्फ कितने स्टेप लिखोगे? आप एक स्टेप लिखोगे जिसमें आप दो रेशियोज को मर्ज कर चुके होगे, और आप सिर्फ ये दो लाइनें लिखोगे एग्जाम के अंदर और आपका उत्तर आ जाएगा। ए बी सी डी भी लिखने की जरूरत है नहीं। क्लियर? ये बेसिक कंसेप्ट है अपना। 20, 30, 54, 63, 30 ऑप्शन सी। और ऑफ कोर्स ये वाला मेथड तो आप फॉलो कर ही सकते हो ना, कि आप ऑप्शंस के अंदर आप ऐसे देख लो कि भैया ए और बी है वो हमेशा 2:3 रेशियो में रहेंगे, तो यहाँ पर तो 2:3 रेशियो में नहीं है, काट दो। यहाँ पर 2:3 रेशियो में नहीं है, काट दो। ये काम तो आप कर ही सकते हो हमेशा। ठीक है, मान लो बी और सी को आपने चेक करना है, 5:9 के रेशियो में रहने चाहिए। यहाँ पर 5:9 के रेशियो में नहीं है तो काट दो। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो सिर्फ एक ऑप्शन बच गया सी। तो ऑफ कोर्स ये तो हम कर ही सकते हैं। अगर डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर देंगे, लेकिन जब ये क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ यूज़ होगी तो हमें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसी के अंदर आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये बताओ जी। तो A/B इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं एक बार। 3, 3, 9 क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 3 उधर ऊपर जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर तो एक ही बचा है, 1 दूनी 2, तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, B/C 7 दूनी 14, 2 इधर ऊपर जाएगा, 4:5। ठीक है, C/D तो यहाँ पर इसने लिखा है D/C और मुझे चाहिए C/D, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे पहले तो। 5 दूनी 10, 2 उधर जाएगा, 7:6 है, मैं लिख रहा हूँ 6:7। समझ में आ गई बात? यहाँ पर है D/C, लेकिन मैं लिखना चाह रहा हूँ C/D, ताकि मैं C की और C की वैल्यू सेम रख सकूँ। करने को मैं वैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन हमें ऐसे आदत है तो मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, देन ABCD इस, तो ABCD क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो अब मैं 2 स्टेप लिखूंगा जैसे हम एग्जाम में करेंगे। पहले मैं B को मर्ज करूंगा। देखो जरा B को, यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। वहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 चौके 12 लिख चुके हैं, 3 पंजे 15। ABC का रेशियो आ गया। अब मैं C को सेम करूंगा। यहाँ पर C जो है वो 15 है, यहाँ पर C जो है वो 6 है। तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ बताओ? ऐसे तो जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पर 6 से करूँ वहाँ पर 15 से, सेम ही तो करने हैं। तो देखो इन दोनों का एलसीएम क्या है? 30। इसको 2 गुना कर दूँ, इसको 5 गुना कर दूँ, तो इसको 2 गुना कर रहा हूँ, 16, 24, 30, और इसको कर दे रहा हूँ 5 गुना, 5 6 30 ऑलरेडी है, 5 7 35, 16, 24, 30, 35। दैट इज ऑप्शन बी। सर क्या हम ऑप्शंस को चेक कर सकते थे? हाँ ऑफ कोर्स कर सकते थे, लेकिन वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा। कर सकते थे, वो तो आप खुद ही करोगे। जैसे आपको पता है कि A और B 2:3 रेशियो में है, ये तो है, ये तो पास हो गया। फिर B और C का चेक करोगे, 4:5, ये कैंसिल आउट हो गया। B और C 4:5 में नहीं है। 3 चौके 12, 3 पंजे 15 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे ऑप्शंस कटेंगे, ऑप्शन से करो। ये बताओ। A/B is 2:3, B/C is 4:7, C/D is 3:5. Then find all these questions. एग्जाम में ये ऐसे तीन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा या ये पूछेगा। अगर हमें तीनों के तीनों निकालने हैं तो फ़ायदा होगा ये अप्रोच फॉलो करने में कि मैं ABCD ये निकाल लूँ। अगर 3 के 3 एग्जामिनर ने पूछे हैं, मान लो उसने पूछ भी लिए, तो फ़ायदा होएगा कि मैं A/B/C/D निकाल लूँ। तो एक बार ये निकाल लेते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर मुझे B को सेम करना है। ये 4 है, ये 3 है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, वहाँ पर 3 से, 3 चौके 12, 3 7 21। ठीक है, यहाँ पर C की वैल्यू हो गई जी 21, और वहाँ पर हो गई मेरे भाई 3। तो अब इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, उसी को 7 से करो, वो 21 बन रहा है। 7 3 21, 7 5 35, तो आ गया 35। आ गए ABCD सारे। उसने पूछा है कि A/C क्या होएगा, तो A/C होएगा 8:21।
A/D क्या होगा, तो वो होगा 8:35। और B/D क्या होगा, वो होगा 12:35। ठीक है जी, ये तो इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन मैं आपका दिमाग यहाँ पर लगवाना चाह रहा हूँ कि अगर वो सिर्फ A/C पूछे तो भी आप ऐसे ही करोगे क्या? मान लो आप D को नहीं निकालोगे, मान लो वो A/D पूछे तो भी आप इतना ही लंबा मेथड यूज करोगे क्या? कि आप A/B/C/D निकालोगे? उसने चारों थोड़ी पूछे हैं, उसने A/D ही पूछा है। क्या कोई ऐसा छोटा मेथड है जिससे मैं A/D निकाल लूँ? देखते हैं, देखो। अगर मुझे मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे गिवन है A/B, B/C और C/D, यही गिवन है। A/B, B/C, C/D, ओके जी। और मुझे निकालना है जी A/C। यहाँ पर मैं चारों लिख लेता हूँ, A, B, C, D, यानी कि मुझे A का और C का रेशियो निकालना है। तो पता मैं क्या कर सकता हूँ, A/C निकालने के लिए आप A/B इंटू B/C इनकी गुणा कर सकते हैं। अगर आप A/B और B/C की गुणा करेंगे तो B से B कट जाएगा, वो A/C के बराबर ही होता है भैया। A/B इंटू B/C A/C के बराबर ही होता है। अगर आपको A और B का रेशियो पता है, अगर आपको B और C का रेशियो पता है, तो उसको यहाँ पर यूज कर लो। A/B तो हमें पता है 2/3, B/C पता है क्या जी? हाँ जी 4/7, 8/21। बताओ जल्दी आया कि नहीं आया? 8/21। नेक्स्ट उसने पूछा कि भैया A/D, A/D अगर आपको निकालना है तो सिंपल सी बात है, देखो A/C निकालना था, A से लेकर C तक चले गए, A/B इंटू B/C। अब A और D का रेशियो निकालना है तो क्या करोगे, A/B इंटू B/C इंटू C/D। देखो ये जो चीज़ है ये इसी के बराबर है, देखो B से B कट गया, C से C कट गया, ये चीज़ है ये इसी के बराबर है। अगर इन रेशियोज़ का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो A/D का ही बराबर होगा। और ये रेशियोज़ मुझे अलग अलग गिवन है। अगर एग्जामिनर मुझे सिर्फ A/D पूछेगा तो मैं चारों रेशियोज़ A, B, C, D चारों वेरिएबल्स का रेशियो मैं क्यों निकालूंगा? ठीक है, A/B इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/7, B/C, C/D इज 3/5। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो कट रहा है कुछ, हाँ 3 कट रहा है। 8/35, क्या यही आया था क्या पहले? 8/35 ही आया था क्या? 8/35 आया, ठीक है। अब उसने पूछ लिया जी B/D, तो B/D कैसे, अब ये आप बताओगे। B से स्टार्ट करके D तक जाऊंगा, B/C इंटू C/D। तो B/C क्या है भाई साहब? B/C है 4/7। C/D क्या क्या है? 3/5, 12/35। ये है कि नहीं है 12/35? तो एक छोटा सा पॉइंट ये आप लिख सकते हो नोट्स बनाते हुए, क्या? ये 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 चीज़ें लिख लो। ये इनको रटना नहीं है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, तो इस फॉर्म में लिखोगे तो आप याद करने में हेल्प रहेगी कि ऐसे ऐसे होता है। अगर वो आपसे सिर्फ A/D पूछे तो हम सिर्फ ये करेंगे, ये सारे रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाए। क्लियर है? ये बताओ तो, क्लियर है ना? ये बताओ फिर अब। तो उसने हमसे पूछा है भाई A/F, तो अगर मुझे A/F बताना है तो बहुत ही सिंपल है। A से लेकर F तक जाना है, A/B इंटू B/C इंटू C/D इंटू E/F, इसी के बराबर हो। मतलब सारे रेशियोज को गुणा करना है बस। 1/2, 3/2, 2/3, 2/1, 1/3। समझ में आ गई बात? 1:3 बच गया, तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? A B B C 3/2,
डी सी डी, 2/3 डी ई, एक ई एफ, 3, 2 से 2 काट दिए, 1 3 से 1 3 काट दिया। क्या दिक्कत है भाई, 1/3 क्यों नहीं आ रहा? और ये क्या मामला, 3/8, 6/16, ये सेम ही है इनका मतलब, यानी कि कुछ टाइपिंग में गलती हुई है। वो 3/4 है, 16 है। एक बार मैं फिर से देख लूँ, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, 1/2, 3/2, 2/3, 2/1, 1/3, बिल्कुल ठीक किया। तो यहाँ पर 1/3 हम आंसर कर सकते हैं, कहीं पर भी कर देंगे। अब क्या ही है, ये सेम आ रहा है तो यहाँ पर कर देंगे 1/3। ठीक है, कंसेप्ट समझ गए ना, मेन चीज़ है कंसेप्ट। ऑप्शन गलत है तो क्या हुआ? अच्छा ठीक है जी, ये समझ में आ गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगर एग्जामिनर हमसे ये पूछ ले तो, ये ए बी सी और बी सी डी, तो सबसे पहला तो अपने पास एक ऑप्शन है कि मैं ये निकाल लूँ, इन सभी का रेशियो निकाल लूँ और यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँ। अदरवाइज इसको आप ऐसे देख सकते हो, ए बी सी अपॉन बी सी डी को ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी, जस्ट मैंने तोड़ लिया, जैसे ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी। ए बाई बी तो मुझे पता है, ए बाई बी क्या है, ए बाई बी है जी 1/2, बी बाई सी क्या है, बी बाई सी है जी 3/2, और सी बाई डी क्या है, सी बाई डी है भाई साहब 2/3। दैट्स इट, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, आंसर आ गया 1/2। तो अगर वो आपसे ये पूछ ले तो बताओ। इसको आप कैसे भी तोड़ लो, कई बच्चों को लगता है कि ए के नीचे सी है तो ऐसे ही तोड़ना है, ए बाई सी इंटू बी बाई डी। आपका दिल करे वैसे तोड़ लो मेरे भाई, ए के हिसाब से क्या है, ऊपर इन दोनों की गुणा है, नीचे इन दोनों की गुणा है, आप कैसे भी तोड़ लो, ए बाई डी कर लो, ए बाई डी इंटू बी बाई सी, बस। अब ये जब आप निकालोगे, ए बाई सी कैसे निकालोगे बताओ? तो आपको पता है ए बाई सी निकालना है, ए से लेकर सी तक जाना है, यानी कि ए बाई बी इंटू बी बाई सी। तो अब क्या आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे, इसकी वैल्यू ये है, डायरेक्टली वैल्यूज लिखोगे ना वहां से। ए बाई सी निकालना है तो ए बाई बी इंटू बी बाई सी होता है, लास्ट क्वेश्चन में बताया। बी बाई डी निकालना है तो क्या करोगे, बी बाई सी, बी से लेकर डी तक जाएंगे, बी बाई सी इंटू सी बाई डी, बी से डी तक जाना है तो बी बाई सी इंटू सी बाई डी, और ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। एग्जाम में हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऑफ कोर्स हमें पता है ऐसे करना है, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ खोल के। ठीक है, ए बाई बी क्या है 1/2, बी बाई सी 3/2, बी बाई सी 3/2, सी बाई डी 2/3। इस पूरे से ये गया, क्या आ गया जी 3/4, इसकी वैल्यू आ गई 3/4। अगर आप ऐसे करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ए बाई डी को कैसे लिखते, फिर ए बाई डी को लिखते ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी, ए से लेकर डी तक जाना है तो ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी, और बी बाई सी तो हमें पता ही है रेशियो, बी बाई सी तो हमें पता ही है, बस वही सेम चीज़ें यूज़ करेंगे, एग्जैक्टली सेम काम होएगा, सेम आंसर है। समझ में आ गई बात, क्लियर है? ये बता दो फिर अब, क्लियर है तो। ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी ये है, तो ये हमें बताना है कि भैया ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी इंटू डी। तो मैंने आपको क्या बताया, इसको ऐसे तोड़ लो, ए सी इंटू बी डी, ए सी में बैठ के पी ओ बी डी। ठीक है, तो ए बाई सी क्या हो जाएगा, ए बाई बी इंटू बी बाई सी, और बी डी का मतलब है बी बाई सी इंटू सी बाई डी। तो बस ए बाई बी क्या है भाई 3/4, बी बाई सी क्या है 2/7, बी बाई सी क्या है 2/7, सी बाई डी क्या है 5/2, दैट्स इट। 15/98। ठीक है, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ।
इसको मैं कैसे बता सकता हूँ, जैसे कैसे भी बता लो, C/D मुझे पता है, B/E नहीं पता है, कैसे ही बता लो यार, कैसे भी इसको तोड़ लो। A/D इसको मैंने तोड़ लिया कि मैं A/D बताऊँगा, गुणा में मैं B/E बताऊँगा, गुणा में मैं C/F बताऊँगा। ठीक है, अब A/D अब मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं, कैसे हमें एग्जाम में डायरेक्टली क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। ये स्टेप भी मैं लिखूँगा नहीं, इसमें हमने क्या नया कुछ कर लिया, एग्जैक्टली सेम चीज़ तो लिखी है। एग्जाम में क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला मैंने जिम्मा उठाया है A/D निकालने का, तो अब मैं करूँगा A से लेकर D तक जाऊँगा, 2/3 गुणा में B/C गुणा में C/D। अब मैंने ये निकाल लिया, अब मैं निकालूंगा B/E, मैं B से लेकर E तक जाऊंगा, तो B/C गुणा में C/D गुणा में D/E, ये भी मैंने लिख दिया। अब मैं गुणा में करूंगा C/F, C से लेकर F तक जाऊंगा, तो C/D 2:1। और एक और बात, यहाँ पर गुणा करो या यहाँ पर गुणा करो, इसमें कोई फर्क थोड़ी है। तो मैंने लिख लिया है भैया C/D D/E। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर कर देंगे, गुणा में 3/5। बस, तो अब इसकी काटा पीटी, 2 2 4 3 3 कैसी 3 3 2 2 कैसे, एक 4 गया, एक 3 से एक 3 गया, ऊपर कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है, नीचे क्या बचा है, बचा है 1/5। आंसर इस ऑप्शन है। यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, एक बार मैं गलत करके आ गया था ऐसे इक्वेशन बिना वजह काम का, आजकल फिर मैं जल्दबाजी नहीं। ऑप्शन ए इज द आंसर। ये बताओ CDS का क्वेश्चन है, देखते हैं बता पाओगे कि नहीं, इजीली बता पाओगे कि नहीं, अदरवाइज तो बता ही पाओगे। द रेशियोज ऑफ A to B is X:8, रेशियो ऑफ B to C is 12:Z, द रेशियो ऑफ A to C, तो उसने A to C का रेशियो बता दिया, तो A to C का रेशियो तो हमें निकालना आता है बहुत ही आसान तरीके से। ये तो A/B, इसको और भी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ। A/C इक्वल टू A/B इंटू B/C, आपको बताइए, और उसने A/C की वैल्यू क्या बताई है, उसने बताई है 2:1, और उसने इन दोनों की वैल्यू भी बता रखी है। A/B की वैल्यू क्या है, A to B का रेशियो क्या है, X:8, और B/C की वैल्यू क्या बता रखी है, B/C की वैल्यू बता रखी है 12:Z। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है X:Z, तो ये तो ईजिली बता दोगे। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, इस साइड पर X और Z को रहने दो, ये 3 इधर नीचे चला जाएगा पैरों में, 2 उधर ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 बटे में 3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये बता दो फिर, ठीक है तो in a school the ratio of boys to girls is 4:3 and the ratio of girls to teacher it 8:1, तो boys to girls का रेशियो है 4:3 और गर्ल्स इज टू टीचर्स का रेशियो है 8:1। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस के साथ हम अभी रेशियो की मर्जिंग जो है उस चीज़ को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे इनका लेवल मैं बढ़ा दूंगा, इतना लेवल बढ़ा दूंगा कि आपका अच्छा खासा जोर लगेगा, और जो एग्ज़ाम में आते हैं जो रिलेवेंट है, लेकिन बेस्ट मेथड से करेंगे, फास्टेस्ट मेथड अवेलेबल ऑन अर्थ। ठीक है, मार्क्स की गारंटी नहीं दे सकता मैं, सॉरी। तो यहाँ पर भी गर्ल है, यहाँ पर भी गर्ल है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, तो सेम कर लेते हैं। इस वाले रेशियो को 8 से गुना, 8 चौके 32, 8 तिये 24, इस वाले रेशियो को 3 से गुना, 3 8 24, 3 एकम 3। तो अगर इतने बॉयज़ हैं तो इतनी गर्ल्स हैं, तो इतने टीचर्स हैं इस स्कूल के अंदर। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टू टीचर्स, तो स्टूडेंट्स का क्या मतलब है, बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठे, ये स्टूडेंट्स ही है ना, तो 56:3 ऑप्शन से। ठीक है, जो रेशियो की मर्जिंग है, रेशियो को दो जगह पर किसी एक वैल्यू को सेम करना, उसको मैं मर्जिंग बोलता हूँ, कि दो अलग अलग रेशियोज को
इस तरीके से कर लेना, ऐसे कैलकुलेट कर लेना कि उनको मैं एक ही बना लूँ, सारी वैल्यूज़ को हम आपस में यूज़ कर पाएँ, ऐसा बना लें। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, दो अलग अलग रेशियोज़ थे, यहाँ से हमने एक रेशियो निकाला, दो रेशियो को मर्ज करके एक ही रेशियो हो गया। अब उसको हम आपस में यूज़ कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। उसी को मैं रेशियो की मर्जिंग बोल रहा हूँ। इसके ऊपर बेस्ड जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं वो एक एक टाइप हम करेंगे। स्टार्टिंग में भले ही आसान हो, आसान करेंगे, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो फिर बढ़िया वाले भी करेंगे इसी वीडियो। देखो, जिंक एंड कॉपर आर इन रेशियो 5:3। किसी अलोए के अंदर जिंक और कॉपर 5:3 रेशियो में है, ठीक है जी, और 480 ग्राम के अलोए है, ठीक है। हाउ मच ग्राम्स ऑफ कॉपर बी एडिड टू मेक द रेशियो 3:5। तो ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर कुछ कॉपर हम ऐड करेंगे, पता नहीं कितना ऐड करेंगे, कुछ हम कॉपर ऐड करेंगे, तो जो रेशियो है वो 3:5 हो जाना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, आप सिचुएशन को समझो जरा, भावनाओं को समझो। उसने क्या ऐड किया, उसने कॉपर ऐड किया है, ठीक है जी, कुछ ना कुछ ऐड किया होगा, इतने पहले कुछ कम होएगा, अब कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। जिंक को तो नहीं छेड़ा ना, आप बोलोगे हाँ सर जिंक को तो नहीं छेड़ा, तो जो पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन उनमें जिंक तो बराबर होना चाहिए, आप बोलोगे जी सर बराबर होना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि यहाँ पर ये जो 5 है और यहाँ पर जो 3 है उसको मैं बराबर कर दूं, तो क्या होएगा, मैं सिचुएशन को ऐसा कर पाऊंगा कि हम इन नंबर्स को आपस में यूज़ कर पाएंगे। तो कैसे करूं भाई, इन दोनों के बराबर, ऊपर वाले को 3 से गुणा, नीचे वाले को 5 से गुणा, 3 5 15, 3 3 9, नीचे वाले को 5 से, 5 3 15, 5 5 25। अब ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। जब मैंने सिचुएशन को, कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, एग्जामिनर की कंडीशन को, तो अब हम सारी वैल्यूज को आपस में यूज कर सकते हैं। ये रेशियोज ऐसे हो गए जिनको एक साथ भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर उसने 9 चीज के अंदर कुछ ऐड किया और 25 बना दिया, तो बताओ कितना ऐड किया उसने, 16 यूनिट ऐड किया, 9 यूनिट से 25 यूनिट बना दी, जी हाँ। और ये बोल क्या रहा है, हाउ मच ग्राम ऑफ कॉपर की कितना ऐड करें, तो देखो 15 और 9 ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया जी 24। इस 24 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, इतनी। एक्चुअल वैल्यू हमारे रेशियो से कितने गुना है, आपको दिख रहा है 20 गुना है, 24 दूनी 48 और 1 0 20 गुना है। तो यहाँ पर जो 16 यूनिट है इसकी जगह एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, इसकी 20 गुना 320 ग्राम ऐड करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर क्या आएगा, 320 ग्राम ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है, फिर भी ओके। ये बताओ अब, इन अ मिक्सचर ऑफ 120 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर। ये मिल्क है, ये वाटर है, 2:1 रेशियो है, ओके। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडिड, इसके अंदर कुछ पानी ऐड करें तो रेशियो जो है वो 1:2 हो जाना चाहिए। तो भाई साहब मैंने पानी ऐड किया, मैंने दूध की क्वांटिटी को चेंज नहीं किया, तो दूध सेम रहना चाहिए। यहाँ पर दूध 2 यूनिट है, यहाँ पर 1 यूनिट है, तो ऐसा क्या करूँ कि दोनों जगह सेम हो जाए। तो आप बोलोगे सर इसको डबल कर दो, सिंपल सी बात है, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो दूध सेम हो गया, जी हाँ। कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जी हाँ। तो अब यहाँ पर देखो पानी 1 यूनिट था, अब 4 यूनिट है, तो कितना ऐड हुआ, 3 यूनिट ऐड हुआ। 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है हमने, और अब वो क्या करेगा, वो किसी न किसी चीज़ की वैल्यू बताएगा। पहले दूध कितना था, पानी कितना था, टोटल कितना था, जो भी, वो उसकी सिरदर्दी है। इन मिक्सर ऑफ 120 लीटर, 120 लीटर का मिक्सर था, तो 2 और 1 3 है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 120 लीटर, 3 यूनिट की वैल्यू। और ये कितने यूनिट की पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कितना पानी ऐड करूँ, पानी कितना ऐड किया है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू 120, तो 3 यूनिट की वैल्यू 120, ऑप्शन डी। बताओ, रिजवान हैज़ ए बॉक्स इन विच, मैं एक बार एक चीज़ देख लूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करके ऐसे कर दूँ तो अगला आ जाएगा, ऐसे पिछला है ना, मैं ऐसे क्लिक, ये बढ़िया है। रिजवान हैज़ ए बॉक्स इन विच ही केप्ट रेड एंड ब्लू मार्बल्स, रेड मार्बल्स एंड ब्लू मार्बल्स वर इन रेशियो दिस, तो ये रेड मार्बल है, ये ब्लू मार्बल है, इनका रेशियो है 5:4। आफ्टर ही लॉस्ट 5 रेड मार्बल्स, अब उसके 5 रेड मार्बल गुम हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो अब रेशियो क्या हो गया, 10:9। तो ब्लू मार्बल तो फिक्स रहे, आप बोलोगे जी हाँ, घूमे तो उसके रेड मार्बल हैं, 5 रेड मार्बल उसके घूम गए बेचारे के, तो ब्लू मार्बल तो फिक्स रहे, तो इसको सेम कर दो, ऊपर वाले को 9 से गुणा करो, नीचे वाले को 4 से,
9 चौके 36, 9 पंजे 45, 4 में 36, 4 दही 40, 36 36 सेम कर दिए। अब रेशियो के अंदर देखो कितने गुम हुए, रेशियो के अंदर 45 से 40 हो गए, रेशियो के अंदर भी 5 गुम हुए, एक्चुअल में ही 5 गुम हुए, यानी कि जो वैल्यूज रेशियो के अंदर हैं वो एक्चुअल वैल्यूज के बराबर हैं। पहले उसके पास इतने रेड इतने ब्लू थे, अब इतने रेड इतने ब्लू हैं। वो पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी मार्बल्स डज ही हैव नाउ, अब कितने हैं, तो अब तो उसके गुम चुके हैं भाई साहब के, अब इतने और इतने हैं ना, आफ्टर ही लॉस्ट गुम गए 76। ठीक है, बताइए। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेडीज टू दैट ऑफ जेंट्स एट ए पार्टी वॉज 3:2। लेडीज जेंट्स 3:2। व्हेन 20 मोर जेंट्स ज्वाइंट, 20 और जेंट्स आ गए भाई, ये लो। तो रेशियो क्या हो गया, तो रेशियो हो गया रिवर्स्ड, मतलब 2:3। मैं यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन देगा, अलग अलग स्टेटमेंट में देगा, कंसेप्ट सेम ही लगेगा। ठीक है, कई बार बच्चे बोल देते हैं कि वो वाले क्वेश्चन नहीं कराए, वो वाले नहीं कराए, मार्बल वाले नहीं कराए, लेडीज जेंट्स वाले नहीं कराए, गाय भैंस वाले नहीं कराए। कंसेप्ट को समझा करो, वो तो पता नहीं क्या कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जेंट्स 20 आ गए, ठीक है, ये तो चेंज होना ही था, लेकिन लेडीज़ के अंदर कोई चेंज हुआ, आप बोलोगे सर लेडीज़ के अंदर तो चेंज नहीं हुआ। हाँ, अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि किसी क्वेश्चन में लेडीज़ में भी चेंज हो गया, तो आगे करेंगे, टेंशन में तो बहुत ही आसानी से उड़ा डालेंगे उनको, टेंशन ही नहीं लेनी, बहुत आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पर लेडीज़ सेम रही हैं, तो क्यों ना इनको मैं सेम कर दूँ। ऊपर मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, 2 3 6, 2 दूनी 4, नीचे मैं 3 से कर रहा हूँ, 3 दूनी 6, 3 3 9। मैंने लेडीज़ सेम कर दी, जी हाँ सेम कर दी। अब देखो, पहले जेंट्स 4 थे, अब 9 हो गए, 5 ऐड हुए हैं, रेशियो में 5 ऐड हुए हैं, एक्चुअल में 20। तो रियल लाइफ के जो नंबर हैं वो रेशियो से 4 गुना है, रियल वैल्यूज रेशियो से 4 गुना है। अब देखते हैं उसने पूछा क्या है। द नंबर ऑफ लेडीज प्रेजेंट एट द पार्टी वॉज, पहले कितनी थी ये पूछ रहे हैं। तो लेडीज तो पहले जितनी थी अभी भी उतनी है बेचारी। ठीक है, पहले भी 6 यूनिट थी, अब भी 6 यूनिट है, तो एक्चुअल चीज़ें 4 गुना है, 6 चौके 24, 24 थी। ठीक है, क्लियर है। ये बताओ, अब धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, देखता हूं आप कितने करोगे। यदि a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू दिस एंड b प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू दिस, तो a प्लस सी बाई बी की वैल्यू क्या होगी। एक बार जो हमसे पूछा है उसको भूल जाओ, वो तो निकल ही आएगा। यहां पर फोकस करो, यहां पर आपको क्या स्ट्राइक कर रहा है, सोचो जरा। देखो, अगर मैं ऊपर और नीचे वाले को यहां पर जोड़ दूं, अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूँ ऊपर वाले को और नीचे वाले को, तो मुझे किस किस चीज़ का सम मिलेगा, मुझे ए बी और सी का सम मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर ऊपर और नीचे वाले को जोड़ दूँ तो मुझे किस किस चीज़ का सम मिलेगा, तो मुझे ए बी और सी का सम मिलेगा, है ना, है ना। तो कितना है जी इन दोनों का सम, तो यहाँ पर इन दोनों का सम है जी 35। यहाँ पर ए बी और सी तीनों के सम की वैल्यू 35 है, और यहाँ पर ए बी और सी तीनों के सम की वैल्यू है 25 है। यहाँ पर रेशियो लिया गया है, यहाँ पर रेशियो लिया गया है, इसलिए सेम वैल्यू नहीं आ रही। ऊपर ए प्लस बी है, नीचे सी है, तो कुछ ना कुछ कट गया होगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कट गया होगा। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को साथ साथ यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तीनों का सम 35 है, यहाँ पर तीनों का सम 25 है, इसको सेम करना पड़ेगा। तो ये 35 क्या है, 7 इंटू 5, ये क्या है 5 इंटू 5, ये 7 इंटू 5 है, इसको एक और 5 दे दो, 7 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 5 है, इसको एक 7 दे दो, ये 7 इंटू 5 इंटू 5 हो जाए। कुछ समझे कि नहीं समझे। ये 35 है, तो 35 का मतलब क्या है 7 इंटू 5, ये 25 है, इसका मतलब क्या है 5 इंटू 5। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको एक 5 दे दूँ तो 2 5 और एक 7 हो जाएंगे, और इसको एक 7 दे दूँ तो 2 5 और एक 7 हो जाएंगे, तो टोटल सम तो सेम हो गया। आप बोलोगे जी हाँ सेम हो गया। अब आप यूज़ कर सकते हो इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में। अगर इस सिचुएशन को मैं पूरी को 5 गुना कर दूँ, इसको 7 गुना कर दूँ, तो आपस में यूज़ कर सकता हूँ। ये एक अलग रेशियो था, ये एक अलग रेशियो था। यहाँ पर जो टोटल का सम था और यहाँ पर जो टोटल का सम था वो मैंने इक्वेट कर दिया, अब आपस में यूज़ कर पाएंगे। कर दो 5 गुना, 5 से इसको करोगे तो 115, 5 से इसको करोगे तो 12 पंजे 60,
यानी कि सी की रियल वैल्यू 60 है। यहाँ पर 7 गुना कर रहा हूँ, 17 साते 119, 7 8 56, यानी कि ए की वैल्यू 56 है यहाँ पर। अब भाई साहब सी की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 60, तो आपको बी की भी मिल जाएगी बिकॉज इन दोनों का सम 119 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 में 6 गए 5, 59। या तो यहाँ से निकाल लेते, या फिर आपको ए की मिल गई, हमें निकालनी किसकी, बी की, तो यहाँ से बी की मिल जाएगी। ए की वैल्यू को घटाओगे 115 से, तो बी की वैल्यू हमें मिल गई है भाई साहब 59। का पूछते रहे एग्जामिनर ए प्लस सी बाई बी, तो ए प्लस सी यानी कि 119, ए प्लस सी मतलब बी प्लस सी था ना वो, तो ओके 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 ओके, ये ए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ए प्लस सी 116 बटे बी यानी कि 59, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक, अगर आपको दिमाग में बैठाना है तो एक बार सोच लो मैंने क्या बताया है, फिर इसके ऊपर वेस्ट आगे कई सारे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए टाइम दे रहा हूँ। ₹11,250 are divided among A, B and C so that A may receive 1/2 as much as B and C together। इतने रुपए को A, B, C में इस तरीके से बांट दिया कि A में रिसीव 1/2 as much as B and C together, कि B और C को जितने मिले उससे आधे मिले A को, यानी कि इनको अगर 2 यूनिट रुपए मिले, अगर इनको 2 रुपए मिले तो इसको 1 रुपया मिला। और क्या बताया है, एंड B receives 1/4 of what A and C together receive, या फिर A and C receives together। B को 1/4 मिले हैं किससे, जितने A और C को दोनों को मिलाकर मिले। A और C को दोनों को अगर 4 मिले तो B को 1 रुपया मिला है। ठीक, क्लियर। तो मुझे एक बात बताओ, 2 + 1 3, यहां पर इस सिचुएशन के अंदर तीनों को कितने रुपए मिले, 3, और इस सिचुएशन के अंदर तीनों को कितने रुपए, 4 और 1 5। तो तीनों को जो रुपए मिले वो तो एटलीस्ट सेम होने चाहिए ना दोनों सिचुएशन में। अगर आपने वो दोनों सिचुएशन में सेम कर दिए तो आप इन वैल्यूज़ को आपस में यूज़ कर पाओगे मेरे भाई, तो कर देंगे सेम, क्या ही दिक्कत है। यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, तो इन वैल्यूज़ को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपको ए की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो आपको बी की वैल्यू भी ऑलरेडी मिल गई। अब ए और बी की वैल्यू मिल गई, यहाँ से भी सी की निकाल सकते हो, यहाँ से भी सी की निकाल सकते हो। बी की वैल्यू 3 है तो 10 में से 3 गई, बी की वैल्यू क्या है 3, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ए बी सी तीनों अपने पास है। द शेयर ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी बाई, तो ए का शेयर बी के शेयर से कितना ज़्यादा है। तो देखो तीनों को मिलाकर कितने मिले, तीनों को मिलाकर 15 मिले, यहाँ पर भी तीनों के 15 किए, यहाँ पर भी 15 किए, तो दोबारा से जोड़ने की जरूरत नहीं, यही 15 ही होंगे, 7 और 3 10 और 5 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू है ये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जी। ये कितने यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है कि ए का शेयर बी से कितना ज़्यादा है। तो ए को मिले 5 यूनिट, बी को मिले 3 यूनिट, 2 यूनिट ज़्यादा है, 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, ये आंसर है। ठीक, ये भी उड़ाई देते हैं। 15 7 105, 15 5 75, 0 1500, 1500 इज द आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। ये बताओ, ₹70,200 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच ए वे दैट ए रिसीव्स 4/5 ऑफ द सम ऑफ बी प्लस सी। ए को बी प्लस सी के सम के 4/5 मिलते हैं, यानी कि इनको अगर 5 मिलते हैं तो इस भाई साहब को 4 ही मिलते हैं, इनके सम का 4/5 हो गया ना। ठीक है, बी को 2/11 मिलते हैं, 2/11 ऑफ द सम ऑफ ए प्लस सी, तो बी को मिलते हैं ए प्लस सी के सम के 2/11, यानी कि इनको अगर 11 मिलते हैं तो इसको मिलते हैं 2। तो यहाँ पर टोटल कितना है, यहाँ पर 5 और 4 9, यहाँ पर टोटल कितना है 13, तो क्यों ना इनको सेम कर दिया जाए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा जी 13 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 9 से, 13 चौके 52, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से मैंने बताया सेम चीज़ आपको। 13 5 65,
तो क्या हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है? जी हाँ सर। यहाँ पर 9 से गुणा, 9 दूनी 18, बी की वैल्यू आ गई है? जी हाँ। 9 × 11 99। ठीक है, अब कहीं से भी निकाल लो यार। अगर बी की वैल्यू 18 है तो 65 में से 18 घटा दो, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। 65 में से 15 घटा दो तो 50, 3 और घटा दो तो 47। क्या आ गई सी की वैल्यू। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी। तो तीनों को टोटल कितना मिला है? तीनों को टोटल मिला है 117। यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, या इनको ऐड करके देख लो। जब दोनों का सेम ही कर दिया तो उतना ही होएगा ना टोटल। 117 यूनिट की वो वैल्यू है, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। और सी को कितना मिला है? 47, ये 47 की वैल्यू है। ठीक है, 600 और 102 ये कट गया, 4700। अच्छा 6 पे कटेगा, सॉरी मैंने बिल्कुल ही काट दिया। 6 7 42, 4 6 24 और 4 28, 2820 28200, दैट इज ऑप्शन है। हम यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते थे ना। हाँ 6 7 42, 2 आएगा और उसके पीछे 2 जीरो आएंगे। ठीक है, क्लियर है? करो फिर, करो। A sum is distributed between A, B and C in the ratio 9:6:11. ठीक है, A gives 500 from his share to C. The ratio of share of A, B and C becomes this. What is the sum of shares of B and C in the beginning? बताओ, पहले शेयर किस रेशियो में बटा हुआ था? पहले शेयर बटा हुआ था ए, बी और सी में 9 6 11। अब क्या हुआ? अब ए ने 500 रुपये सी को दे दिए, ए ने सी को रुपए दे दिए। मुझे एक बात बताओ, जो रुपए इनमें बटे थे अभी भी इनमें उतने ही रुपए बटे हुए हैं ना? जो इनमें रुपए बटे हुए थे अभी भी उतने ही बटे हुए हैं, बस ए ने सी को दे दिया। इन तीनों से तो बाहर नहीं निकले ना, इन तीनों के पास जो टोटल रुपया था आज भी तो उतना ही है ना। इनको मैंने कमरे में बंद कर दिया, अभी आपस में उन रुपये को एक दूसरे को देते रहे, क्या ही फर्क पड़ता है? टोटल तो उतने ही रहेंगे, कमरे से बाहर तो रुपया जा नहीं रहा। ठीक है, तो टोटल मनी सेम रहेगा ऊपर वाली सिचुएशन में और नीचे वाली सिचुएशन में। रेशियो बदले ही बदल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना है? 9 और 6 15 और ये 26 यूनिट टोटल है। और यहाँ पर टोटल कितना है? 6 और 3 9 और 4 13 यूनिट टोटल है। तो भैया नीचे भी 26 यूनिट करो, तो 2 गुणा कर दो, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 छिके 12। यहाँ पर भी 26 यूनिट कर दिया। टोटल मनी तो बिकॉज सेम रहेगा ऊपर और नीचे है, आपस में रुपए बदले इन्होंने। तो अब सिचुएशन आ गई जिनको आप आपस में डील कर पाओगे, आप समझ भी पाओगे। ए के पास पहले 9 रुपए थे, आज 8 रुपए हो गए, यानी कि ए के पास 1 यूनिट कम हो गया जो कि 500 रुपए के बराबर है, क्योंकि उसने 500 रुपए सी को दिए। उसके पास रुपए कम क्यों हुए? उसने सी को दिए। उसने सी को कितने रुपए दिए? 500। तो जितने भी यूनिट कम हुए हैं वो 500 रुपए के बराबर है। यहाँ पर आप देख भी पाओगे कि सी को भी 1 यूनिट रुपया मिला है, 11 से 12 हो गया, और बी का उतना ही रहता है क्योंकि बी ने किसी के साथ कोई लेन देन किया नहीं है। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए है। व्हाट इज द सम ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड सी इन द बिगिनिंग? बी और सी के शेयर का सम। तो बी और सी के पास बिगिनिंग में कितने यूनिट थे जी? 17 यूनिट थे। 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू 17 पंजे 85, 8500, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117 अमंग ए बी एंड सी इन दिस रेशियो, गलती से क्या हुआ? इस रेशियो में मनी बांटना था, इट वाज डिवाइडेड इन दिस रेशियो। अच्छा जी, तो किस रेशियो में बांटना था? इस रेशियो में। तो एक बार तो इस रेशियो की शक्ल ठीक कर लें। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 से। ये 12 दिख रहा है आपको? ठीक है, इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं भी दिख रहा तो मेरी बात मान लो। ठीक है, तो एक्चुअल रेशियो आ जाएगा जिसको हम डील करेंगे। तो 2 छिके 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12। क्लियर है? इस रेशियो में रुपया बांटना था, लेकिन इस रेशियो में रुपया बांट दिया। ठीक है, लेकिन जो भी रुपया बांटना था, बांटना तो सेम ही था ना। पहले भी उतना ही रुपया बांटना था, नीचे भी उतना ही रुपया बांटना था। तो यहाँ पर टोटल कितना मनी है? 6 और 4 10 और 3 13, यहाँ पर 13 यूनिट है। और यहाँ पर टोटल कितना है? 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट है। तो भैया जितना भी रुपया था, रुपये तो इतने ही थे ना, उसी को इस रेशियो में बांटा, उसी को इस रेशियो में बांटा, तो टोटल मनी तो सेम होना चाहिए।
तो अब मैं सेम कर रहा हूँ मेरे भाई, इसको मैं 9 गुना कर रहा हूँ, इसको मैं 13 गुना कर रहा हूँ। तो 9 गुना करूँगा तो 9 छिके 54, 9 चौके 36, 9 तिये 27, 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 13 चौके 52। अब क्या होगा, टोटल मनी हो गया 117 यूनिट। और टोटल मनी था कितना, था 117 रुपये। इसका मतलब 1 यूनिट 1 रुपये के बराबर हो गया। तो रेशियो में जो वैल्यूज़ हैं वही एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। वो पूछ क्या रहा है कि किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो देख लेंगे। इसको तो नुकसान हुआ, ये को तो पहले 54 थे, अब 26 है बेचारे के पास। इसको 3 रुपये का फ़ायदा हुआ, लेकिन इसको भयंकर 25 रुपये का फ़ायदा हो रखा है यहाँ पर सी को। तो सी को 25 रुपये का फ़ायदा हुआ, सी को 25 रुपये का फ़ायदा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं आपके समझ में आ गई बात? बताओ। The ratio of the incomes of A and B is 1:2 and that of their expenditure is 2:3। ठीक है, ये भी बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन है और आजकल एग्जाम्स के अंदर ट्रेंड में बने हुए हैं। देखो, ए और बी की इनकम का रेशियो, ये ए है ये बी है, इनकी इनकम का रेशियो है 1:2 और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो भाई साहब 2:3। तो ये जो रेशियो है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग होगा ना भाई, ऐसे 1x 2x, इतना तो अब तक हम समझ चुके हैं। जो एक्सपेंडिचर है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता नहीं क्या होगा, अलग हो या सेम हो, लेकिन हम सेम नहीं मान सकते। हो सकता है एक्स वाई के बराबर हो किसी इक्वेशन के अंदर, लेकिन आप ऐसे ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि ये तो बराबर है, इसका अलग है इसका अलग है। क्लियर है? ठीक है, तो अब उसने बोला क्या है, उसने ये बोला है इफ 80% ऑफ बी इज एक्सपेंडिचर, बी के एक्सपेंडिचर का 80% इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए की इनकम के बराबर है। तो बी का एक्सपेंडिचर ये, इसका 80% इसके बराबर है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँ कि इसका 80% मैं इसको बना दूँ, अदरवाइज मैं आपको एक सुलझा हुआ तरीका बताऊँगा जो हर एक कंडीशन में हमेशा लगेगा। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और आपका उत्तर आपके सामने वो बताता हूँ। देखो, आप मान लो कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था वो था x, हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो नहीं पता, नहीं तो हम बक्सेंगे थोड़ी। एग्जामिनर ने बताया कि इसका 80% इसके बराबर है, तो मैं क्या करूँगा 3y का 80% यानी कि 4/5 बराबर है 1x। आपको x और y का रेशियो मिल जाएगा, मतलब x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी यहाँ पर यूज़ करने के लिए। तुरंत इस y को भेज दो उधर, x और y का मुझे रेशियो चाहिए। तो ये क्या आ गया 4×3=12/5। x की जगह 12 रख दो, y की जगह 5 रख दो, रेशियोज को आपस में यूज़ कर पाओगे जनाब। x की जगह 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और y की जगह 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब अगर मुझे निकालनी है सेविंग तो अब मैं निकाल सकता हूँ, अब मैं इसमें से इसको घटा सकता हूँ। इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाऊंगा तो सेविंग आएगी, क्योंकि मैंने इस तरीके से वो वैल्यूज़ मैंने निकाल ली ताकि मैं आपस में यूज़ कर पाऊँ, मैंने उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। ये थोड़ा सा लिख के, तो 12 में से 10 के 2, मुझे पता है 2 रुपये बचा रहा है, 12 रुपये इनकम है, 10 रुपये खर्च रहा है, 2 रुपये बचा रहा है, 24 रुपये इनकम है, 15 रुपये खर्च रहा है, 9 रुपये बचा रहा है। अब वो कुछ भी पूछेगा वो ऐसा ही पूछेगा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ बी टू द सेविंग्स ऑफ ए, बी की सेविंग से ए की सेविंग का रेशियो, तो 9:2 होएगा, 2:9 मत मार देना, एक्चुअल क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा फास्ट करूँ, मतलब मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ बताऊँ, मैं ये करता हूँ एक्चुअल में, मैं एक्स और वाई नहीं मानता और ना ही मैं एक्स और वाई को लिखता। ठीक है, उसमें थोड़ा सा होता है टाइम वेस्ट। मैं मान लेता हूँ कि इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आई और इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ई, तो मैं लिखता हूँ 3e का 80% है 1i। मैं मन ही मन में लिखता हूँ ऐसे, मतलब आई और ई, इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आई मान लिया। मैंने ये क्यों माना था कि मुझे याद रहे कि इसका आई मान लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इनका मैंने ई मान लिया। अब इस ई को मैं भेजूंगा इधर, तो मुझे पता है आई वाले के अंदर मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 12, ई वाले के अंदर हो गया 5। तो मैं फिर उसके बाद डायरेक्टली 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 5 3 15, मैं फिर सीधा काट के ऐसे लिख रहा होता हूँ और उसके बाद सेविंग आ जाएगी 2 और 9, खत्म कहानी, ऑप्शन बी। तो अब ऐसा इक्वेशन और करेंगे, आप टेंशन मत लो। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे जितने फास्ट हो, मैं चाहता हूँ आप मेरे से फास्ट हो।
मैंने अपना प्रोफेशन चूज़ कर लिया है, इसको मैं ईमानदारी से निभा रहा हूँ, आगे भी इसी प्रोफेशन के अंदर रहूँगा मैं। मेहनत करते रहेंगे, बस ये है कि आप अपना प्रोफेशन चूज़ करो, उसमें मदद कर रहा हूँ। द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बी इज इनकम। तो भैया ए और बी, ए की इनकम बी की इनकम की 80% है, यानी कि ये 5 है तो ये 4 है। इतना लिखने के लायक आप होने चाहिए। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बी इज एक्सपेंडिचर। ए का एक्सपेंडिचर इसके एक्सपेंडिचर का 60% है, ये 5 है तो ये 3 है। ठीक है। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी इज एक्सपेंडिचर, देखो बी का जो एक्सपेंडिचर है 5 ई, मैंने इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ई मान लिया। इसका 90% यानी कि इसका 9/10 क्या है? इनकम ऑफ ए, यानी कि ये 4i। यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आई मान रखा है। ठीक है, तो अब देखो ये 5 दूनी 10, अगर ये ई उधर नीचे चला जाएगा, आई बाई ई, ये क्या हो जाएगा? 4 इधर आएगा, 9/8। तो मैं 9 और 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जी। 9 चौके 36, 9 पंजे 45, ई की जगह 8, 8 3 24 एक्सपेंडिचर को, 8 पंजे 40। अब क्या है, अब मैं इन वैल्यूज़ को आपस में यूज़ कर सकता हूँ मेरे भाई। ठीक है, वो जो भी पूछेगा उसके हिसाब से बताएंगे। देन बाई वट परसेंटेज आर दी सेविंग्स ऑफ ए मोर देन बी सेविंग? ए की सेविंग बी की सेविंग से कितनी ज़्यादा है, अभी बता देते हैं। 36 माइनस 24 12, इसमें से ये गया जी 5। कितनी ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। कितने पर? 5 पर। तो 7/5 गुणा 100, 140% ज़्यादा है जी। ऑप्शन बी। ठीक है, बताओ, बताइए। ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यूज थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन से ही आपको लग रहा होगा थोड़ी टिपिकल। द रेशियोज ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी की इनकम का रेशियो। और मैं तो ए बी और सी भी नहीं लिखता, क्योंकि क्वेश्चन की शक्ल देखते ही मुझे पता लग जाता है पढ़ते ही कि उस टाइप का है। फिर सॉल्व करते हैं तो मुझे पता होता है कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं ए बी सी ऐसे लिखता हूँ। और उनके एक्सपेंडिचर के रेशियो हैं 8:9:15। ठीक है। इफ़ द सेविंग्स ऑफ ए इज़ 1/4 ऑफ इट्स इनकम, जो ए की सेविंग है वो इसकी इनकम की 1/4 है। अगर सेविंग 1/4 है तो एक्सपेंडिचर 3/4 होगा कि नहीं होगा? हाँ जी होगा। तो बस वही मैं कर रहा हूँ कि 7i इसकी जो इनकम है उसका 3/4 है इसका एक्सपेंडिचर, यानी कि 8e। अब ये तो समझ गए ना, इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने ई मानना, इनका आई मानना। ठीक है, अब अगर मैं इस आई को इधर भेज दूँ, इस आई को ऐसे लिख ही देता हूँ, अदरवाइज़ मैं तो ये लिखता भी नहीं, यहीं पर काट पीट के कर लेते हैं। आई को इधर भेज दूँ, इस 8 को नीचे भेज दूँ, 7 3 21, 8 चौके 32, इट विल बी 21/32। ठीक है, तो यानी कि ई की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 21 है, और यहाँ पर 32 है। तो थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। इसको करने का और भी आसान तरीका है, बट वो एग्जाम की वैल्यूज पर बैठे ना बैठे, ये तरीका ठीक रहेगा, यूनिवर्सल है। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए बी एंड सी? ए बी और सी की सेविंग्स का रेशियो क्या होगा? तो इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, ये हमने करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 8 और 7 को कॉमन ले लूँ, है ना। यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 7 है, 8 और 7 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा 4, यहाँ पर 3, तो इंटू 1 ये हो जाएगा 56। 56 एक ही के अंदर है ना, एक ही के अंदर है। इन्होंने उन्हीं वैल्यूज़ को घुमा रखा है, 56 69 99, ये होगा। ठीक है, यहाँ पर करके देख लो। यहाँ पर 9 को मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से इसको घटा रहे हो तो ये आ जाएगा 11, ये हो गया 99। यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ तो ले लूँगा, 3 को कॉमन ले लूँ, 3 को मैंने कॉमन ले लिया, 3 इंटू 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 128, 21 पंजे 105, तो 25, 23, 23 3 69, 69 ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी टिपिकल वैल्यूज़ थी, बट कोई नहीं, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया है। ये बताओ,
द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी इन 2020 was 5:4. The ratios of their individual incomes in 2020 and 2021 were this and this. ये कहना क्या चाह रहा है अभी बता देता हूँ। कवि कहना क्या चाह रहा है, कवि ये कहना चाह रहा है कि 2020 के अंदर ए और बी की इनकम का रेशियो, अब मैं आपको फुल फ्लेज लिख कर बताऊंगा, बाद में बहुत कम लिख कर बताऊंगा। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इन 2020 इज 5:4। अब ये बोल रहा है और द रेशियोज ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स इन 2020 एंड 2021 वर, उनकी जो इंडिविजुअल इनकम्स है, यानी कि ए की इनकम की बात कर रहा है कि ए की इनकम 2020 और 2021 में जो थी उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो है 4:5। यानी कि अगर पहले इसकी इनकम 4 थी तो बाद में इसकी इनकम 5 यूनिट हो। 2020 में ए की इनकम 4 थी तो 2021 में ए की इनकम 5 हो, ये कहना चाह रहा है। और बी की इनकम पहले अगर 2 थी तो बाद में वो 2021 में 3 हो। क्लियर है? और अब इसने कुछ आगे बताया है, तो इस सिचुएशन को सर हम कैसे क्रिएट करें, हम कैसे 4 वैल्यूज रखे हैं जो इस सारी सिचुएशन को फॉलो कर रही हो। तो अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। 2 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, हमने ये निकालना है। तो देखो ये वाली वैल्यू जो है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएंगी कि 2 यूनिट की वैल्यू, तो 2 से तो ये ऑलरेडी डिविजिबल है। ये वाली वैल्यू 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर वाले रेशियो को 4 से गुणा करना है भाई साहब। 4 5 20 और 4 चौके 16, ठीक है, ताकि फ्रैक्शन में चीजें ना आए। अब आप ये देखो कि 4 का कितने गुना है, ये आप बोलोगे जी 4 का 5 गुना, तो 5 का 5 गुना 25, तभी तो 4:5 रेशियो में होगा। 4 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, 2 का 8 गुना, 3 का 8 गुना 24। अब ये जो वैल्यूज आई है ना, ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इनको हम आपस में यूज कर सकते हैं। अब इसने क्या बताया है, इफ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021, 2021 में ए और बी की टोटल इनकम तो कितनी है 49, उसकी वैल्यू इसने ये बता दी। ठीक है जी, 49 यूनिट की ये वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी इतनी, का पूछत रहे। देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2021, तो बी की इनकम कितनी है 2021 में। अगर वो बी की 2020 में पूछता तो भी हम बता देते 16, लेकिन उसने 24 की पूछी है तो अभी बता देते हैं। 49 से कटेगा ये, है ना, ये 7 से काटने में विश्वास रखते हैं जी हम तो। 1/8 आएगा, है ना, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो 2 0 आ गई और 4 चौके 16, 6 आएगा और 2 0 आएंगी, यानी कि आंसर इस ऑप्शन है। क्लियर? अब सर क्या हमें इतनी रामायण लिखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल नहीं, रामायण ने वाल्मीकि जी ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, जैसे प्रेशर में कुछ गलत बोल दूँ या फिर वो, ठीक है। देखो द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी, अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखे, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आगे कई करवाऊंगा, आपको अपने आप दिख जाएगा। तो पहले ए और बी की इनकम का रेशियो ये था 5:4, ठीक है। तो ए की इनकम पहले 4 थी तो बाद में 5 थी, बाद में कितनी थी मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे पता है कि पहले 4 थी। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पर जो वैल्यू होएगी उसको 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। और मुझे पता है बाद में कितनी थी, फर्क नहीं पड़ता। बी की इनकम मुझे पता है कि ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या सर ये 2 का मल्टीपल? आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। क्या ये 4 का मल्टीपल? आप बोलोगे नहीं। तो मुझे 4 चाहिए, यहाँ पर 4 से गुणा करो। इसे 2 का मल्टीपल बनाने के लिए किससे गुणा करूं? ऊपर वाले रेशियो के। यहाँ पर कोई ज़रूरत है? आप बोलोगे नहीं। यहाँ पर कोई ज़रूरत है 4 की, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी कभी दोनों जगह ज़रूरत पड़ती है, तो मैं सीधा इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ 4 से, 4 5 20, 4 चौके 16। अब मुझे पता है कि 4 का 5 गुना है तो 5 का 5 गुना 25, 2 का 8 गुना है तो 3 का 8 गुना 24। ये दो, और क्या चाहिए आपको? क्वेश्चन देखकर सीधी 4 वैल्यू आएंगी, इससे शॉर्ट और क्या करें। आंसर अपना ये हो जाएगा जो मैंने सॉल्व करके बताया था। अब अगले क्वेश्चन को इसी स्पिरिट के साथ, इसी जोश के साथ करके बता दो भाई। मैंने डेवलपर को बोल रखा है कि ऐसा थप्पड़ बना कि मैं यहाँ से मारूं और ऑनलाइन जाकर लगे तो लोग
इतनी बेसिक बातों को नहीं समझ पाते, उनका दिमाग खुले। ये बताओ, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर उनका इनकम का रेशियो ए और बी का ये था, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स इन द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, अगर ए की इनकम लास्ट ईयर में 3 थी तो अब प्रेजेंट ईयर में 4 है, और लास्ट ईयर का रेशियो दे रखा है, यानी कि इस 3 को रिप्रेजेंट का करत है 4, तो ये 3 का मल्टीपल है नहीं, तो ऊपर वाले रेशियो को मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो बात बनेगी। अब यहाँ पर देखते हैं, बी की इनकम को लास्ट ईयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था 5, यानी कि इसको 5 रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये 5 का मल्टीपल है नहीं, तो मुझे ऊपर वाले रेशियो को 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्यों, यहाँ की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। 5 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो 3 और 5 15, 15 से गुणा करूंगा मैं इनको, 15 चौके 60, 15 तिये 45, 3 का 20 गुना है पिछले साल में, तो इस साल में 4 का 20 गुना 80, 5 का 9 गुना है, तो 6 का 9 गुना 54, ये 4 वैल्यू सिर्फ लिखो एग्जाम के अंदर। इफ देयर टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर इज दिस, उनकी टोटल इनकम प्रेजेंट ईयर में, यानी कि इन दोनों का सम कितना भाई साहब 134 यूनिट की वैल्यू उसने बता दी, लाखों में बात है, अमीर घर के लौंडे हैं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतने आ गई जी, ओके। देन द सम ऑफ देयर इनकम, देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर, ए की इनकम लास्ट ईयर में, ये लास्ट ईयर है प्रेजेंट ईयर है, एंड दैट ऑफ बी इन द प्रेजेंट ईयर, और बी की प्रेजेंट ईयर में इसका सम, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है 114 यूनिट की वैल्यू, तो बता दो क्या ही दिक्कत है, ये ठीक है, क्लियर है। कैलकुलेट करें, 5, वैसे तो ये 15 से कटता है, 15 से ऊपर पता नहीं कटे हैं, अच्छा 5 से भी कहाँ कट रहे हैं ऊपर से, इन गंदी कैलकुलेशन क्यों दी है इन्होंने हमें। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, तो अब मैं इसको 9 से काटूंगा, 4 4 8 9 से कट रहा है, तो 15 निम्न होता है ना, तो 9 दूनी 18, 6 9 7 की जगह 9 छिक्के और 9 8, ठीक है। अब मैं इसको काट दूँ जी 3 से, 3 से भी पक्का कट रहा होगा, 8 और 2 10 थोड़ा वो कट रहा होगा, फिर 3 5 15, इतना तो एग्जामिनर के नफ्स को मैं जानता हूँ, 3 3 9 3 8 24, तो होएगा क्या, अब मैं ऊपर नीचे करूँगा 2 से मल्टीप्लाई, इसी फिराक में मैं घूम रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो 2 जीरो है ही, यहाँ पर भी मैंने 1 जीरो बना दी, तो ऊपर जो भी आंसर आएगा उसमें 3 के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो 2 8 16, 6 यूनिट डिजिट और 6 8 48, 8 यूनिट डिजिट आएगा एक तो, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट तक है, ना गंदा काम किया है यार इसने, क्या कर सकते हैं, अब करते हैं कैलकुलेट। इसको मैं तोड़ रहा हूँ 19 और 2 38 को, ठीक है। पहले तो 19 से गुणा करूँगा इसकी, 19 8 152, 15 19 छिक्के 114, 114 और 15 129, 12 19 दूनी 38 और 12 50, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा जी 4 से, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 नहीं में 36, 4 5 20, अब मैं 3 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 20.3 से 8, और ये उत्तर तो मैच नहीं हो रहा, हमने कुछ गड़बड़ की है, 24.12, ये 134 था, मैंने 135 लिख दिया, मुझे इस क्लास से पहले भांग नहीं खानी चाहिए थी, मुझे पहले ही लग रहा था। कई लोग सरकाज़म को भी नहीं समझ में आएंगे, तो भाई भांग नहीं खाता मैं, ठीक है, मैंने देखा है कई लोग हैं जो नहीं समझ पाते, सीरियस ले जाते हैं, रेट पूछने लग जाते हैं। अब देखो 134 है, अब तो ये कट ही जाएगा डेफिनेटली, 4 3 7 काट, 2 से काट देते हैं, 2 से अगर मैं इसको काटूंगा 117, 2 5 10, 2 7 14, तो 117, 13 और 9 होता है, तो 13 9 से काटते पहले, तो 13 9 से, क्योंकि कटा था, 9 दूनी 18, 9 छिक्के 9 8, ये 13 से नहीं कटेगा, ये बहुत बढ़िया है यार, हद है, दिल खुश हो गया था, 2 5 10, 2 7 14, मैं एक बार देख लूँ मैं गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, 24 12, मैं चाहता नहीं कि इतनी गंदी कैलकुलेशन मैं करूँ, 6 और 5 11 114 हो गया, ठीक है, ये 8 और 5 13 134 था ये, ठीक है, फिर मैंने काट दिया 2 से, तो ओहो
हाई ना हो लेकिन भांग का असर तो है। 50 और 17 ये 67 होएगा। चलो अगले क्वेश्चन से काफ़ी कॉन्शियस रहेंगे, मैं बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स हो गया था। तो ये 67 से कितना पर जाएगा, 6 चौके 24, 4 पर तो नहीं जाएगी, 3 पर, 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, तो 101, तो बचेगी कितनी, तो बचेगा 40, 402, 6 पर जाता होगा, 6 7 42, हाँ जी 6 पर जाएगा 36। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मल्टीप्लाई करूँगा 19 और 3 करके, या फिर 9 और 4, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ना, 19 का पार्ट हम क्यों खाएंगे, ठीक है। तो 9 7 63, 6, 9 5 45 और 6 51, फिर 4 से 13 जाएगा 52, और ये जाएगा 20 पर, और 2 के बाद लगेगा पॉइंट, तो 20.5, तो ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। लास्ट ईयर द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी वाज 4:3। लास्ट ईयर जो रेशियो था 4:3 था। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स फ्रॉम लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर ये रेशियोज हैं। तो अब आपको पता चल गया ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मुझे तो रेशियो को 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 5 का मल्टीपल ये होना चाहिए, तो यही 5 का मल्टीपल नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 और 5 15 से मल्टीप्लाई, सेम क्वेश्चन तो नहीं है। 15 चौके 60, 15 तिये 45। अब 3 का 20वां मल्टीपल, 4 का 20वां मल्टीपल 80, 5 का 9वां, 6 का 9वां 54, ये तो डिट्टो पिछले वाली आ गई। हाँ, ये टीयर 2 का क्वेश्चन है 2020 का सीजीएल का, ये आईसीएआर का क्वेश्चन है, देख लो अब आप करतूत है एग्जामिनर की। इफ दैट, और ये कई बार करता है, ये नहीं कि मैं पहली बार देख रहा हूँ, कई बार करता है, मैं कोशिश करता हूँ मैं अलग वैल्यूज का क्वेश्चन लाऊं, ये गलती से सेम खा गया। इफ देयर टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर के लिए इनकी टोटल इनकम यहाँ पर कितनी है 134, तो 134 यूनिट की वैल्यू इसने दे रखी है, ठीक है जी। देन द इनकम ऑफ ए फॉर द प्रेजेंट ईयर, तो ए की इनकम प्रेजेंट ईयर में कितनी होगी 80, तो 80 यूनिट की वैल्यू हमने बतानी, ठीक है जी, अभी बता देंगे। ये 1 0 से 1 के बाद पॉइंट कट गया, नीचे सिर्फ एक 10 बचेगा, 10 को मैं बचा के रखूंगा, ठीक। तो अगर मैं इसको 2 से काट दूं, इसको 134 से काटूंगा तो 13, 2 से ही काट लेते हैं यार, 67, 2 चौके 67 से कटेगा कि नहीं, 67 दूनी 120 और 14 134, तो बचेगा 268, ये 134 का डबल है, तो इसका 4 गुना होगा, 24 चौके 96, तो 9.6 विल बी द आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर है, बताओ। The ratio of last year income of A, B and C is this, while the ratio of their last year income to current income। पिछले क्वेश्चन में 2 बंदे थे, इस क्वेश्चन में 3 बंदे हैं, कुछ भी फर्क नहीं है, इसीलिए हम कर लेंगे। तो अब देखो हम ये देखेंगे कि भैया 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ये है नहीं ना 4 का मल्टीपल, तो ऊपर वाले रेशियो को 4 से गुणा करना पड़ेगा, दिमाग में रख लो बस। 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ये तो 2 का मल्टीपल है, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 का मल्टीपल होना चाहिए ये, तो ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो एक 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाले रेशियो को, 4 से और 3 से, 12 से गुणा करके लिखूंगा मैं इनको, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। लास्ट ईयर 4 थी, इस साल 5 हो गई, 4 का कितने गुना है 9 गुना, तो 5 का 9 गुना 45। 2 का कितने गुना है 24 गुना, तो 3 का 24 गुना 72, 3 का 20 गुना है, तो 4 का 20 गुना 80, ये है जी मामला। इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम, करंट ईयर की इनकम, इन सबको जोड़ दो एक बार, 8 और 7 15 और 4 19, 190, 7 197 यूनिट की वैल्यू बता रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये वैसे दिख तो गया है, 5 गुना है ना, 5 गुना है। देन फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की प्रेजेंट इनकम यानी कि 152, ठीक है जी, 152 यूनिट की बता देंगे, 750 760 76,000 हो जाएगी, दैट विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। बताओ।
CGL टीयर 2 का क्वेश्चन है 2020 का, एक्चुअल क्वेश्चन है। CPO में भी आया था, टीयर 2 में शायद उस साल 2 टीयर 2 हुए थे, तो दोनों में आया था इस टाइप का क्वेश्चन। फिर CPO में भी आया था। बहुत ही प्यार से करवाऊंगा आपको, ईजीएस्ट वे से करवाऊंगा, ईजीएस्ट फास्टेस्ट। A sum of rupees 46,800 is divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of the combined shares of A and D, ये बोल रहा है, हिंदी में बताता हूँ। कुछ रुपए हैं उनको बांट दिया इसने ए बी सी डी में, इस तरीके से बांट दिया, ए बी सी डी में बांट दिया, सच दैट, इस तरीके से द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी, ए और डी का दोनों का मिलाकर जो शेयर है, टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी, बी और सी का मिलाकर जो शेयर है, इनका रेशियो है 8:5। ए और डी को मिलाकर अगर 8 रुपए मिले हैं तो बी और सी को मिलाकर 5 रुपए मिले हैं, ठीक है। और इसने क्या बताया, और इसने बताया है द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज 5:4, और बी और सी के शेयर का रेशियो है 5:4। अगर बी को 5 रुपए मिले तो सी को 4 रुपए मिले। देखो मैंने रेशियो एक तो लाइट ब्लू कलर में लिखे हैं, और एक ये जो भी आप इसको गुलाबी मान लो, गुलाबी रंग में लिखे हैं। ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। अगर आप इनको इकट्ठे यूज करना चाह रहे हो तो रेशियो की मर्जिंग करनी पड़ेगी। लाल वाले रंग के अंदर बी और सी का सम है 9 यूनिट, और ब्लू वाले में इन दोनों का सम है 5 यूनिट। तो ऊपर मैं 5 गुना कर दूं और नीचे 9 गुना कर दूं, ठीक। तो नीचे मैं 9 गुना कर देता हूँ, 9 5 45 और 9 8 72। ब्लू वालों को मैंने 9 गुना कर दिया। अब क्या होगा, 9 गुना कर दिया तो अब मैं इसको इस रेशियो में तोड़ पाऊंगा, या फिर इनको 5 गुना कर लो, 5 5 25, 5 चौके 20, बस तो सेम ही है। यानी कि 45 को 5:4 रेशियो में भी तोड़ पाया, ये भी 8:5 रेशियो में रह गया। समझ में आ गई, रेशियो मर्जिंग कर दी, यानी कि बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, और ए और डी की कंबाइंड वैल्यू मिल गई। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इफ ए रिसीव्स इतने रुपए हैं, इससे आगे मैं बाद में बताऊंगा आपको। उसने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। उसने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखो, आपको ए बी सी डी 4 चीज़ें हैं, बी और सी की इंडिविजुअल आपको मिल गई, हाँ। ए और डी का सम मिला, अगर इन दोनों में से कोई भी एक मिल जाए तो दूसरा भी मिल जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर दूसरा भी मिल जाएगा। इसने बता दिया भाई साहब, इसने ए का बता दिया, ए का बता दिया टोटल में से, तो देख लो ना कितना है। इसने बता दिया ए को मिला है कितने फ्रैक्शन, और हमें रेशियो के अंदर इनका टोटल पता है। बी और सी का टोटल कितना है 45, ए और डी का टोटल कितना है ये, तो इन दोनों को जोड़ो जरा। रेशियो के अंदर टोटल कितना है, रेशियो के अंदर टोटल है 117 यूनिट, ठीक है। और ए को टोटल का कितना फ्रैक्शन मिला है वो इसने बता दिया है, देखते हैं एक बार। 4 चौके 16, 4 चौके 24, 117। अगर टोटल 117 है तो इसको 46 मिला है। टोटल कितना है 117, उसमें से ए को कितना मिला है 46, तो आ गया। अब ए और डी को मिलाकर कितना मिला है 72, तो 72 में से 46 घटाओगे, 12 में से 6 गए 6, 5 में 4 गए 1, तो आपको ए बी सी डी सबका मिल गया। आपको ए बी सी डी सबका मिल गया आपको, मिल गया कि नहीं मिल गया। मेरी वेट कर रहे हो क्या, अब खुद करो एक बार, पहले खुद ट्राई करो। इफ एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी, अगर एक्स जो है ए और बी के शेयर्स के बीच में डिफरेंस है, तो बताओ ए और बी के शेयर के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज एक्स, कितना है वो है 21, ठीक है। एंड वाई इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ सी एंड डी, सी और डी के शेयर के बीच में जो डिफरेंस है वो वाई है, यानी कि वाई की वैल्यू है जी 4, ओके। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 117 यूनिट की वैल्यू क्या है, 117 यूनिट की वैल्यू है ये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जी ये, 17 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये करके दिखाओ। 117 चौके 17 चौके 68, 6800। अरे कहाँ पर गड़बड़ कर दी,
सुबह से मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, मतलब असर हो चुका है। चलो ठीक है, देखते हैं, अब गलती पकड़ते हैं भाई। ठीक है, देखते हैं। 8:5, A:D, ये 8 था, B:C, ये 5 था। ठीक है, द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ B to C इज 5:4। फिर 9 था, मैंने 9 5 45, 9 8 72, बिल्कुल बढ़िया किया। फिर इसको 5 गुना कर दिया मैंने, 5 5 25, 5 के 20, बहुत बढ़िया कर दिया। ठीक है जी। तो फिर मुझे क्या पता लगा, मुझे टोटल 7 और 4 11, 5 और 2 7, 117 यूनिट। ठीक है, फिर मैंने, इसने बता रखा है कि ए को फ्रैक्शन में कितना मिला, 184/30, 4 से अगर काटूँ, 4 चौके 16, 4 छके 24, 46 यूनिट मिला, 117 में से तो 46 मिला। फिर मैंने डी का कैसे निकाला है, 6 में से 4 गए 2, बहुत ही गंदी गलती, सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए यार, आगे से कम करूँगा। एक तो टाइम वेस्ट होता है, ऊपर से तो मैं क्यों करूँ, गलत बात है। तो 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 चौके 60, यानी कि 6000, दैट इज ऑप्शन। क्लियर है? सो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और सिर्फ समझ में नहीं आया होगा, आपका इंटरेस्ट भी बन रहा होगा मैथ के अंदर, ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं एक और कोशिश कर रहा हूँ क्या, कि ऐसे बोलते हैं कि इस बेसिक पढ़ना है तो इस टीचर से पढ़ो, एडवांस तक जाना है तो इस टीचर से पढ़ो। मैं वो टीचर बन रहा हूँ कि आप मेरे से बेसिक भी पढ़ लो, अगर नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो तो क्लियर कट, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, और मैं आपको बढ़िया से बढ़िया लेवल पर लेकर जा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए, है ना। एक ही जगह पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल भी मिलेगा, और आपको लर्न भी एक ही कोर्स से कर सकते हो, प्रैक्टिस भी एक ही कोर्स से कर सकते हो, अलग से प्रैक्टिस बैच की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इन्हीं पीडीएफ्स को रिपीट करते रहो। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।